हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कम्प्रिहेंसिव नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आज हम रैपिड क्वेश्चन आंसर सीरीज का फोर्थ पार्ट जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर आधारित है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डिस्क्रिप्शन में पहले 3 पार्ट की लिंक डाल दूंगा। ये सब वीडियो आगामी आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नॉर्सेट, WCL, CHO, महाराष्ट्र DHS, DMER। तो वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपका साथ रहा तो हम फ्यूचर में भी न्यू टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेज इज अ डिफिसिट इन ट्रिप्टोफैन, थियोनीन, मिथोनाइन एंड ल्यूसीन। मेज में क्या डिफिसिट रहता है? वेज मतलब कौन है, ये तो आप इमेज पे से समझ ही गए होंगे। आंसर है ट्रिप्टोफैन। तो मेज प्रोटीन इज अ डिफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन बट हैज अ फेयर अमाउंट ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। मेज में प्रोटीन के फॉर्म में लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन डिफिशिएंट रहता है, बट इसमें फेयर अमाउंट में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरीज इनटेक ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस एम्स के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इसको नोट डाउन करके देखिए। 800 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज, 1200 कैलोरी, 1500 कैलोरी। इसका आंसर है 1000 कैलोरीज। तो इसका रैशनल रहेगा, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज अ 100 किलो कैलोरी kg। तो 1 ईयर के चाइल्ड को हमें 100 किलो कैलोरी रखती है बच्चे को। मेन बॉडी सपोज बेबी का, बच्चे का वेट 10.3 kg होगा, तो देन एनर्जी रिक्वायर्ड एट 1 ईयर इज, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम 1 ईयर के लिए रिक्वायर्ड है स्टैंडर्डली 1 किलो कैलोरी पर kg, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके वेट से, वो उसका वेट है 10.30, तो इसका आंसर आएगा 10.30 किलो कैलोरी। इसको ही हम अप्रोक्सीमेटली हम 1000 किलो कैलोरी बोल सकते हैं। तो आपको इसका फार्मूला याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू एज हमें किलो कैलोरी पकड़ना है और उसका जितना वेट रहेगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो भी आंसर आता है उसका उतना कैलोरीज रहेगा। आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज प्रेजेंट इन विच ऑफ फॉलोइंग। विटामिन डी मैक्सिमम अमाउंट में किस इसमें रहता है, किस सब्सटेंस में, कौन से फ्रूट्स में बोलो या कौन से फूड आइटम में रहता है? आप वेजिटेबल पे से तो समझ ही गए होंगे कि किस में रहता है, फिर भी इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है कॉड लिवर ऑयल। तो आंसर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में विटामिन डी प्रेजेंट रहता है। तो डाइटरी सोर्सेज बहुत अलग अलग प्रकार के, वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट रहता है, कॉड लिवर ऑयल में भी रहता है, फिश फैट में भी रहता है, एग में भी रहता है, मिल्क में भी रहता है। तो कॉड लिवर ऑयल में सबसे ज्यादा रहता है, 200 टू 750 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम। फिश में रहता है 5 टू 30 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम। एग में रहता है 1.25 टू 1.5 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम। मिल्क में रहता है 1 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम। तो मिल्क में सबसे कम रहता है और कॉड लिवर ऑयल में। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेस्ट फॉर एफिशिएंसी ऑफ पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, मिथिल ब्लू, ओटी टेस्ट, फॉस्फेट टेस्ट, नाइट्रिक एसिड टेस्ट। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम राम मनोहर लोहिया के एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप ये क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर रहेगा फॉस्फेट टेस्ट। तो फॉस्फेट टेस्ट बेसिकली क्या है? तो फॉस्फेट टेस्ट हम बेसिकली आफ्टर पाश्चराइजेशन, मिल्क का पाश्चराइजेशन होने के बाद में पाश्चराइजर प्रॉपरली हुआ है क्या, जो उसके स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड पे निर्धारित है, वो स्टैंडर्ड पे हुआ है क्या, प्रॉपर इफिशिएंसी के साथ में हुआ है क्या, वो देखने के लिए हम बेसिकली फॉस्फेट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टेस्ट which is carried out on milk after it has been pasteurized to check it is a efficiency include phosphate test। सो बेसिकली इसमें 3 टेस्ट इन्होंने बताई गई है पाश्चराइजेशन efficiency देखने के लिए। phosphate test, raw milk has a phosphate enzymes which is destroyed by pasteurization,
देन सेकंड टेस्ट है स्टैंडर्ड प्लेट टेस्ट, बेसिकली बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी देखने के लिए हम ये करते हैं, ये स्टैंडर्ड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देन थर्ड आती है कॉलीफॉर्म टेस्ट। कॉलीफॉर्म टेस्ट एक प्रकार का कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया रहता है यूजुअली, जो मिल्क की इफिशियंसी मिल्क को खराब कर सकता है। इसलिए बैक्टीरिया को देखने के लिए हम कॉलीफॉर्म टेस्ट करते हैं। तो आप ये 3 टेस्ट याद रखिए, फॉस्फेट टेस्ट, स्टैंडर्ड प्लेट टेस्ट एंड कॉलीफॉर्म टेस्ट। मिल्क की पास्चराइजेशन की इफिशियंसी देखने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइसिन डिफिशियंसी इन मेज ईटिंग पॉपुलेशन इज ड्यू टू। नाइसिन की डिफिशियंसी जो मेज खाते हैं उनमें देखी गई है, ड्यू टू किस वजह से? हाई ट्रिप्टोफैन, हाई आइसोल्यूसिन, हाई ल्यूसिन, हाई फेनोलालाइन। का आंसर रहेगा हाई आइसोल्यूसिन। तो इसका रैशनल है, मेस स्टेपल डाइट, बेसिकली मेस क्या है, एक प्रकार का स्टेपल डाइट है, और इसके 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 वजह से क्या होता है, पैलेग्रा भी होता है। ये आप नोट डाउन करिए कि मेस एक प्रकार का स्टेपल डाइट है और इसके इस वजह से पैलेग्रा भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें डिफिशियंसी हो जाती है ट्रिप्टोफैन की। बेसिकली हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है ट्रिप्टोफैन की। 60 mg tryptophan give the 1 milligram of niacin। सो एक बात ये आप फिर से याद ये रखिए कि 60 एम ट्रिप्टोफैन कितना mg नाइसिन देता है, 1 मिलीग्राम नाइसिन आपको देता है। ल्यूसिन एक्सेस इंटरफेयर विद द कन्वर्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नाइसिन। बेसिकली ल्यूसिन क्या करता है, एक्सेस इंटरफेयर करता है, कन्वर्शन करता है वो ट्रिप्टोफैन टू नाइसिन, और इसके वजह से आपको नाइसिन डिफिशियंसी होती है। इसलिए ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट टाइम पूछा गया था एग्जाम में, ये भी आप फ्यूचर के लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इन नाइसिन डिफिशियंसी ऑल द फॉलोइंग आर सीन एक्सेप्ट हैप्पीनेस, डायरिया, डिमनेशिया, डर्मेटाइटिस। तो इसका आंसर रहेगा हैप्पीनेस। बेसिकली आपको 3 चीज इसमें याद रखना है। नाइसिन की डिफिशियंसी से आपको 3 डी दिखाई देती है। 3 डी मतलब क्या, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमनेशिया। Definite niacin deficiency result in pellagra. It is characterized 3D. Basically niacin की deficiency से pellagra भी होता है, और it is characterized by the 3D diarrhea, dermatitis और dementia. So in best test to detect the iron deficiency in community is, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, कर्नाटक का पीएससी में पूछा गया था, आप इसको भी नोट डाउन करके रखिए। ट्रांसफेरिन, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन, हीमोग्लोबिन। इसका आंसर रहेगा सीरम फेरेटिन। So serum ferritin, all of the above options are used to evaluate the iron status, but single most sensitive tool for evaluating iron status is measurement of serum ferritin। तो बाकी जो ऑप्शन में दिए गए ये भी हम यूज करते हैं आयरन को डिटेक्ट करने के लिए, बट सीरम फेरेटिन एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट टेस्ट है प्रॉपरली एग्जैक्टली इवॉल्वेट मेजर करने के लिए हमारे बॉडी में कितने अमाउंट में, कितने प्रमाण में आयरन है, कितने मात्रा में आयरन है, इसको देखने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट है सीरम फेरेटिन। इसलिए हम सीरम फेरेटिन ऑलवेज प्रीफर करते हैं पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी को चेक करने के लिए और कम्युनिटी में चेक करने के लिए। बेसिकली ये जो सीरम फेरेटिन टेस्ट है हम कम्युनिटी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द विटामिन ए सप्लीमेंट एडमिनिस्टर्ड इन प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चाइल्ड प्रोग्राम कंटेंट। तो जो हमारा प्रोग्राम था प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन प्रोग्राम, इसमें विटामिन ए का कितना हम सप्लीमेंट करते हैं, कितना हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, विटामिन कितना एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ऑप्शन ए है 25,000 इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल, 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल, 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल। इसका आंसर रहेगा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल। So, the government of India start its national vitamin A prophylaxis program for the prevention of blindness in children 1970। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये रन होता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो प्रोग्राम है 1970s में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, और बेसिकली इनका इसका कुछ मोटो, इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो ब्लाइंडनेस का प्रोग्राम, ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम था चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से। इसलिए हमें ये प्रॉब्लम को रिड्यूस करना था और विटामिन ए चिल्ड्रन को प्रोवाइड करना था ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम रिड्यूस करने के लिए।
इसलिए हम स्टैंडर्डली 25,000 इंटरनेशनल यूनिट प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन को। और बेसिकली हम जो प्री स्कूलर चिल्ड्रन रहते हैं अप टू 5 ईयर के नीचे के जो रहते हैं, हर वो बच्चों को हर 6 मंथ में हम उनको पैलीमेट ऑयल के फॉर्म में हम 25,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं सप्लीमेंट्री विटामिन ए का। ऑल द फॉलोइंग आर द गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 पुपा एक्सेप्ट ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉर्न ऑयल, फिश ऑयल। का आंसर रहेगा मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल एक प्रकार का ऑयल रहता है जो मस्टर्ड से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। तो ये जो मस्टर्ड ऑयल है बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि हमारी बॉडी बेसिकली ये मैन्युफैक्चर नहीं करती है। इसलिए हमको आउटसाइड से, बाहर से एक्सटर्नली ये हमारे बॉडी को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सो बेसिकली ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, ये हमारे बॉडी की नरिशमेंट के लिए, हमारे ब्रेन के स्टॉर्मिंग पावर के लिए और जो क्रोनिक डिसीज़ है उसका रिस्क कम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमें बहुत यूज़फुल रहती है। और अदर डिसीज़ को भी हमको इसको हमें बचाती है, जैसे कि हार्ट डिसीज़ हो गई, कैंसर हो गई, आर्थराइटिस हो गई। सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड आर, हाँ, स्पेशली जो सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये बेसिकली कहाँ मिलता है हमें? सोयाबीन में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, फिश ऑयल में मिलता है, मिल्क में मिलता है, कॉर्न ऑयल में मिलता है। So basically mustard oil, it is a very essential for our body for preventing the chronic diseases, and as well as it is improve our immunity also. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस हैज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ आयरन? इसमें से ऐसे कौन से पल्सेस है जो सबसे ज्यादा आयरन कंटेन करते हैं? सोयाबीन, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, बेंगल ग्राम। आप इमेज पे से तो समझ गए होंगे इसका आंसर क्या रहेगा। सोयाबीन। रैशनल है, सोयाबीन हैज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ आयरन 15.7 मिलीग्राम, बेंगल ग्राम हैज अ विटामिन सी। तो बेसिकली सोयाबीन में सबसे ज़्यादा आयरन रहता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा आयरन रिच रहता है। तो बेसिकली कितना रहता है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपको कि सोयाबीन में कितने मात्रा में आयरन रहता है? तो इसका आंसर रहेगा 15.7 मिलीग्राम आयरन रहता है। बेंगल ग्राम हैज अ विटामिन सी। आप कंफ्यूज मत होइए, सोयाबीन में आयरन रहता है और बेंगल ग्राम में क्या रहता है? विटामिन सी रहता है। अमीनो एसिड डिफिशिएंट इन व्हीट इज ल्यूसीन, मिथोनाइन, लाइसिन, हिस्टीन। तो ये जो क्वेश्चन है ये डीएसएसबी में पूछा गया था। तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि डीएसएसबी क्या है। तो बेसिकली डीएसएसबी का लॉन्ग फॉर्म रहा है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये जो एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द दिल्ली, जो दिल्ली की गवर्नमेंट के अंडर में ये रन होती है। इसका आंसर रहेगा लाइसिन। So wheat is deficient in lysine and threonine amino acid. Next question है highest amount of saturated fatty acid is seen in, highest amount में saturated fat acid रहता है ग्राउंडनट ऑयल में, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल। आप इमेज पे से समझ गए होंगे कि क्या इसका आंसर रहेगा। आंसर है इसका पाम ऑयल। तो बेसिकली पाम एक प्रकार का फ्रूट है। आप एक प्रकार का नारियल का जैसा पेड़ रहता है उसी तरह से ये लंबा पेड़ रहता है और उसके जो फ्रूट्स रहते हैं उसको हम पाम कहते हैं। तो पाम फ्रूट्स, तो पाम पाम फ्रूट्स में फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करके हम ये ऑयल बनाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा पाम ऑयल। पाम ऑयल इट इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द सैचुरेटेड फैट एसिड। तो फैटी एसिड कंटेन ऑफ सैचुरेटेड फैट, फैटी एसिड अदर इसमें भी रहता है, जैसे कोकोनट ऑयल में 92% रहता है, बटर में 60% रहता है, पाम ऑयल में 46% रहता है, कॉटन सीड ऑयल में भी 25% रहता है। देखा जाए तो कोकोनट ऑयल में सबसे ज्यादा रहता है 92%। थर्टीन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इपिडेमिक ड्रॉपसी इज ड्यू टू, इपिडेमिक ड्रॉपसी ड्यू टू होता है ओआ, सीओ डबल ए, टैनगरीन, अल्फोटॉक्सिन, अर्गोटो। क्या आंसर है टैनगरीन। तो बेसिकली ये जो सैनगोरियन जो ये प्रॉब्लम है, जो ये है, ये बेसिकली कंटामिनेटेड ऑयल और टॉक्सिक ऑयल को कंज्यूम करने की वजह से होता है। पर्टिकुलर एरिया के पर्सन सपोज ये कंटिन्यूसली कंज्यूम करते टॉक्सिक मस्टर्ड ऑयल कंज्यूम करते जा रहे होंगे तो उसको बेसिकली वो पर्सन में ये प्रॉब्लम देखने मिलता है। तो बेसिकली इसमें जो लोअर लिम्ब है हमारे बॉडी का उस पर स्वेलिंग आ जाती है, इसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी,
ग्लाइकोमा, कार्डियक फेल्यूर एंड इवन डेथ जैसे भी प्रॉब्लम दिखते हैं। तो आप इसको याद रखिए, एपिडेमिक ड्रॉपी इज ड्यू टू द सैनगायरिन। ओके, तो सैनगायरिन मतलब इट इज द कंटामिनेटेड ऑफ मस्टर्ड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kupusomi classification is based on all the except income, education, occupation and type of house. सॉरी बाय मिस्टेकली टाइप ऑफ हाउस जो हमारा आंसर है वही आ गया है, तो आंसर इसका टाइप ऑफ हाउस। तो रैशनल है इसका, कंपोनेंट ऑफ कुपुसोमी स्केल इंक्लूड एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम। तो बेसिकली इसके जो थ्री कंपोनेंट्स है, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, टाइप ऑफ हाउस इसका कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा टाइप ऑफ हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल आर द वाटर बॉर्न डिसीज एक्सेप्ट लेप्टोस्पायरोसिस, सेजिटोमाइसिस, स्टैपॉम, ब्रुसलिलोसिस। आंसर है ब्रुसलिलोसिस। रैशनल है इसका, ब्रुसलिलोसिस इज अ हाईली कंटेजियस zoonosis caused by ingestion of unsterile milk or meat from infected animal or close contact with their secretion. Leptospirosis, schistosomiasis and fish tapeworm are the waterborne disease. तो बेसिकली ब्रुसलोसिस ये एक प्रकार से जू जैसे एनिमल्स रहते हैं, जू के एनिमल्स रहते हैं, हमारे पाले हुए एनिमल्स रहते हैं, उनके उनके इन्फेक्शन की वजह से ये डिसीज जो ट्रांसफर होता है बाय इंजेक्शन ऑफ अनस्टेराइल मिल्क। जैसे ये जो जैसे इन्फेक्टेड गाय है, बफेलो है, इनके जो अनस्टेराइल मिल्क रहता है, सपोज हम ये कंज्यूम कर रहे हैं और वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट हो गया थ्रू द मिल्क और मीट, तो डेफिनेटली हमें ये जो प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली ये कांटेक्ट विद द सिक्रेशन, और जो सिक्रेशन रहता है ये एनिमल्स का, वो सिक्रेशन से भी ये ट्रांसफर होता है। और लेप्टोस्पायरोसिस, सिजोटोमेसिस एंड फिश टैपवर्म आर द वाटरबॉर्न डिसीज है। ये जो बाकी की जो थ्री ऑप्शंस है एक्सेप्ट ब्रुसलोसिस, ये बाकी के क्या है, वाटरबॉर्न डिसीजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS scheme was started in which year? 1965, 1970, 1975, 1985. Answer is 1975। तो बेसिकली इस आप इमेज पे से समझ गए होंगे कि इमेज में एक मदर है और मदर ने छोटे बेबी को पकड़ के रखा है। ये बहुत से बार एग्जाम में, लास्ट बार एग्जाम में भी ये सिंबल दिया था, सिंबल दिया गया था और इसमें से आइडेंटिफाई करना था। दैट इज कम अंडर टू द इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो आप ये सिंबल को भी याद रखिए और कब लॉन्च हुआ था वो भी याद रखिए। 1975 में आईसीडीसी ये लॉन्च हुआ था। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 में ये लॉन्च हुआ था। ICDCS स्कीम रिप्रेजेंट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक प्रोग्राम। ये सबसे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट स्कीम है और सबसे यूनिक स्कीम है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बेसिकली इसमें चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। ऐसे बेसिकली ये प्रोग्राम में मदर एज वेल एज चाइल्ड की भी देखभाल के लिए फोकस किया जाता है। और बेसिकली हम मिनिमम ये इसी प्रोग्राम में हम मदर की और चिल्ड्रन की मोर्टेलिटी रेट, मोर्बिलिटी रेट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और माल न्यूट्रिशन पे और बेबी के एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टैबलेट सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया contain the following amount of iron and folic acid। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सप्लीमेंट्स टैबलेट सप्लाई करता है उसमें आयरन और फोलिक एसिड की कितनी मात्रा रहती है? 60 mg एलिमेंट आयरन प्लस 50 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, 200 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन प्लस 1 मिलीग्राम फोलिक एसिड, 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन प्लस 5 mg फोलिक एसिड। आंसर है 100 मिली ग्राम एलिमेंट आयरन प्लस 500 microgram folic acid. So RCH2 has a provision of iron and folic acid tablet in a concentration element iron 500 microgram folic acid। तो थोड़ा हम आरसीएच के बारे में बात कर लेते हैं। सो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम लॉन्च किया था। बेसिकली इसमें हमने चाइल्ड एज वेल एज मदर के हेल्थ पे दोनों की इस पे फोकस किया था। बेसिकली इसका भी सिमिलर यही है कि इसमें भी हम मदर की मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट पे भी फोकस करते हैं, चाइल्ड की हेल्थ पे फोकस करते हैं, मदर की हेल्थ पे फोकस करते हैं और बाकी की इम्यूनाइजेशन हो गया, ये सब चीज़ों पे भी हम फोकस करते हैं। तो बेसिकली ये आरसीएस सेकंड फेज था।
तो इसमें हमने प्रोविजन किए थे 100 mg एलिमेंट आयरन और 50 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 18 number question. Orthotolidine test is used for detecting chlorine, nitrates, nitrous and ammonia. इसका आंसर रहेगा क्लोरीन। तो नाइट्रेट्स रिपीट हो गया है बट इट्स ओके, इट्स नॉट आंसर। आंसर आवर इज क्लोरीन। So ortholidine test is a used for determining both free and combined chlorine. तो बेसिकली ortholidine test एक प्रकार की टेस्ट है, इसको हम पानी में क्लोरीन की कितनी मात्रा है वो डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन दैट CO2, SO2, सॉइलिंग इंडेक्स, स्मोक इंडेक्स। आंसर इज CO2. Indicator of air pollution are smoke index, sulfur dioxide, grit and dust. तो बेसिकली ये जो बाकी के इंडिकेटर है, स्मोक इंडेक्स है, सल्फर डाइऑक्साइड है और ग्रिट एंड डस्ट एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर। CO2 ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्पोजेबल ऑफ एक्सपायर्ड एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग इज बाय, जो ड्रग्स एक्सपायर हो जाते हैं, साइटोटॉक्सिक जो ड्रग रहते हैं, ऐसे ड्रग्स को हम कहाँ पर डिस्पोज करते हैं? ऑप्शन है सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजेबल, म्युनिसिपल वेस्ट, ऑटोक्लेविंग, केमिकल ट्रीट। आंसर है इसका सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजेबल। तो बेसिकली कि जो साइटोटॉक्सिक ड्रग रहते हैं, जो एक्सपायर्ड ड्रग रहते हैं, तो हम ये बाकी कम्युनिटी से इसको शेयर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत चांसेस रहता है पॉइजनस, और ये इसके वजह से पॉइजनस की वजह से बाकी कम्युनिटी को भी अफेक्ट हो सकता है। इसलिए हम कम्युनिटी से दूर, पॉपुलेशन से दूर, सेपरेट जगह की, जो जगह पे कोई जाता नहीं हो, जो जगह पे इस्तेमाल ना हो, कम्युनिटी से दूर रहे, ऐसी जगह पे हम उसको बेसिकली डिस्पोज करते हैं, लैंड में डिस्पोज कर देते हैं। नेक्स्ट है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय। एसएसबी 2008 के एग्जाम में पूछा गया था, आप इसको भी नोट डाउन करके रखिए। इसके ऑप्शन है जापानीज एंसेफ्लाइटिस, डेंगू फीवर, काइसनूर फॉरेस्ट डिसीज, येलो फीवर। इसका आंसर है काइसनूर फॉरेस्ट डिसीज। इसका रैशनल रहेगा काइसनूर फॉरेस्ट डिसीज इज ट्रांसमिटेड मेनली फ्रॉम द आर्टिक्स, पर्टिकुलरली बाय एच पैनगरिया एंड एच टोटोरा। तो इसका आंसर है काइसनूर फॉरेस्ट डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Trickling filter is used to primary treatment of sewage, secondary treatment of sewage, oxygen pond, sewage farming। आंसर है secondary treatment of sewage। इसका रैशनल रहेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट इंक्लूड स्क्रीनिंग एंड रिमूवल ऑफ grid, secondary treatment include the tinkling filter and activate the sludge process। 23 question, all are the anti-larval measure except intermittent irrigation, Paris green, MBC, hence DTT. Answer is DTT. DTT is a not used as a larvicides. It is an anti-adult measure of vector control. Anti-larval measure are larvicidal oil, fishes like Gambusia, lobster and Paris green. Intermittent irrigation. So basically हम DTT इट इज नॉट अ लार्वासाइड। DTT को हम नहीं, लार्वा को मारने के लिए यूज नहीं करते। इट इज अ एंटी एडल्ट मेजर है, वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। एंटी एंटी लार्वा मेजर क्या है? बेसिकली हम जो लार्वासाइडल जो ऑयल रहता है वो यूज करते हैं, स्प्रेड करते हैं। फिशेस यूज करते हैं पॉन्ड में कि वो लार्वा को खा ले और ये किल करते हैं उसके फिश में, जैसा लाइक गैम्बूसिया हो गया, लेबिस्टर हो गया, पेरिस ग्रीन हो गई, ये फिशेस हम स्पेशली यूज करते हैं। देन इंटरमीडिएट इरिगेशन भी हम यूज कर सकते हैं लार्वा को किल करने के लिए, मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ काला हजार इज टेस्ट फ्लाई, सैंड फ्लाई, मॉस्किटो। आंसर रहेगा सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई कॉज द काला हजार एंड ओरिएंटल स्टोर। तो वेक्टर ऑफ काला हजार इज सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आर डिजास्टर मैनेजमेंट, मिल्क एंड मेडिकल, एयर सप्लाईज, आर्म फोर्सेस, ऑल ऑफ द अबव। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का मेन फंक्शन क्या है?
तो बेसिकली इसका तीनों भी फंक्शन है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी करती है, मिल्क एंड मेडिकल सप्लाईज भी करती है और आर्म फोर्सेस को हेल्प भी करती है। ये इसका लोगो है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिए, रेड कलर का सिंबल है इसका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का। सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।